दोस्तों नमस्कार। उम्मीद कर रहा हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर का आज हमारा 18th एपिसोड है। लास्ट एपिसोड में हमने गॉस लॉ की कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनाई थी। आई होप आपको वो समझ आया। आज का जो एपिसोड है ये भी गॉस लॉ पे ही रहेगा, लेकिन शुरुआत हम एक एक्सपेरिमेंट से करेंगे। इस एक्सपेरिमेंट से जो भी हमें ऑब्जर्वेशन मिलेंगी उनको फिर हम डिस्कस करेंगे हमारे बोर्ड पे, और उनको हम देखेंगे कि जो पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन हमें देखने को मिली वो क्यों हुई। ठीक है, कुछ कुछ ऑब्जर्वेशन को हम साथ साथ एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो पहले मैं आपको सेटअप समझा देता हूं इस एक्सपेरिमेंट का, और उसके बाद हम इसको परफॉर्म करते हैं। तो यहां पे मेरे सामने वेन डी ग्राफ जनरेटर है। अब वेन डी ग्राफ जनरेटर का वर्किंग कैसे होती है वो हम अपकमिंग एपिसोड्स में देखेंगे। फिलहाल बस आप इतना समझ लीजिए कि जैसे मैं वेन डी ग्राफ को ऑन करूंगा तो ये जो अंदर जो येलो कलर की आपको स्ट्रिप नजर आ रही है ये आपकी रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगी और इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा, इस स्फेरिकल शेल के ऊपर। अब वो चार्ज पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सेटअप हो जाएंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किस तरफ सेटअप होंगी? वो होंगी इसके परपेंडिकुलर। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो रेडियली आउटवर्ड, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो रेडियली इनवर्ड। इस तरह से यहाँ पे लाइंस जो हैं वो सेटअप हो जाएंगी। तो सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि इसके ऊपर चार्ज आ रहा है या नहीं आ रहा। उसको चेक करने के हमारे पास बड़े सारे तरीके हैं। एक तरीका तो यह है कि मैं इसको टच करके देख लूं। जब मैं इसको ऑन करूंगा उसके बाद इसके ऊपर चार्ज आया कि नहीं आया, टच करके हम देख सकते हैं, बट वो डेंजरस हो सकता है। कई बार ज़्यादा चार्ज होता है, एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है। ह्यूमिड एनवायरनमेंट है कि ह्यूमिड नहीं है, उस पर भी बड़ी सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो खैर, जो इसके ऊपर चार्ज अक्यूमुलेट होगा, जरूरी नहीं है कि वो कम ही हो, ज़्यादा भी हो सकता है। और जैसे आप टच करो आपको क्या पता ज़्यादा झटका लग जाए, क्योंकि जैसे आप इसको टच करोगे कुछ चार्ज आपकी बॉडी पे भी ट्रांसफर होगा और उससे आपको झटका फील होता है। वो क्यों फील होता है वो भी हम आगे चल के देखेंगे, बट मैं ये काम नहीं करूंगा। ठीक है, और क्या तरीका हो सकता है? और तरीका मैं अपने हाथ से चेक कर सकता हूं। अपने हाथ पे जो बाल हैं, जैसे मैं इसको पास में लाऊंगा ये बाल इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, उससे मुझे आइडिया लग जाएगा कि यहाँ पे फील्ड लाइन सेटअप हो गई है, यहाँ पे चार्ज आ गया है। एक और तरीका यह है कि आप यहाँ पे नाइलॉन थ्रेड चिपका दो। तो जब नाइलॉन थ्रेड इसके ऊपर चिपकाओगे तो उनका एक एंड तो इसके ऊपर चिपक गया सरफेस पे, और जैसे ही आप इसके ऊपर चार्ज लेके आओगे, जो नाइलॉन थ्रेड है वो भी सेम चार्ज अपने ऊपर कैरी करेगी और इसके ऊपर भी सेम चार्ज है। तो इसका मतलब नाइलॉन थ्रेड का वो सिरा जो लूज होगा, जो आपने इसके ऊपर चिपकाया नहीं है, वो सिरा रिपेल होगा। रिपेल होगा तो किस तरफ जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तरफ जाएगा। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है उनके अपने आप को उनके साथ अलाइन करेगा। ठीक है, तो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फोर्स को ही तो दिखाती हैं, तो सेम चार्ज जो है वो आपका नाइलॉन थ्रेड पे भी आएगा और वो आपकी उनके ऊपर फोर्स लगेगा। वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होंगी वो डायरेक्शन को बता देंगे आपको फोर्स का। तो एक तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अलोंग जो नाइलॉन थ्रेड है वो अपने आप को अलाइन करेगा। तो ये भी एक तरीका है। तो इस बार हमने जो नाइलॉन थ्रेड है वो इसके ऊपर नहीं चिपका रखा। हमने क्या किया है, जो नाइलॉन थ्रेड है वो हमने ऐसे लगा रखे हैं। एक तरह की एक आयरन रोड है ये, ठीक है, और ये इसका नीचे माउंटिंग के लिए हमने बना रखा है। यहां पे हमने नाइलॉन थ्रेड को चिपका दिया, सारी नाइलॉन थ्रेड को। ठीक है, तो अब क्या होगा, जैसे ही हम क्या करने जा रहे हैं, हम इसको इसके ऊपर रखेंगे इस तरह से, और जैसे मैं इसको ऑन करूंगा तो इसके ऊपर चार्ज आएगा। वही चार्ज आपकी इस आयरन रोड के ऊपर भी आएगा और वही चार्ज नाइलॉन थ्रेड भी कैरी करेंगे, और नाइलॉन थ्रेड अब रिपेल होने की कोशिश करेंगे। तो जब रिपेल होंगी तो जो इनका आउटर सिरा है नाइलॉन थ्रेड का, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ अपने आप को अलाइन करेगा। जो अंदर वाला पार्ट है नाइलॉन थ्रेड का वो तो एक जगह पे हमने इकट्ठा कर ही रखा है, तो वो तो एक जगह फिक्स ही रहेगा, बट बाहर वाला जो हिस्सा होगा वो अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अपने आप को अलाइन करने की कोशिश करेगा। ठीक है, क्योंकि वो भी रिपेल होंगे ना, सेम चार्ज नाइलॉन थ्रेड के ऊपर भी आ जाएगा। ठीक है भाई, तो चलिए पहले जरा चेक कर लेते हैं कि इसके ऊपर चार्ज आया कि नहीं आया। ठीक है, तो उसके लिए मुझे इसको ऑन करना पड़ेगा। तो जरा देखिए, ये नाइलॉन थ्रेड पहले देखो इस रोड को टच कर रही हैं और उसके बाद ये रिपेल हो रही हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि नाइलॉन थ्रेड जो है वो रिपेल हो रही हैं। ठीक है, क्योंकि उनके ऊपर भी सेम चार्ज है। आपको लग रहा होगा सर ये तो यहां से रेडियली है, जो इनका नाइलॉन थ्रेड जहां पे बंधी हुई है वहां से रेडियली जा रही है। असल में आपको ऐसा लग रहा है क्योंकि वो एक जगह पे फिक्स्ड है ना, इसलिए ये जो आउटर इनका सिरा है वो अपने आप को अलोंग द लाइंस अलाइन करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, एनीवे, तो यहां पे एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं कर सकता हूं। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन है वो मैं बदल सकता हूं अपने हाथ से। वो कैसे होगी पॉसिबल, क्यों हो रही है लाइंस की डायरेक्शन बदल क्यों रही है, वो हम आगे चल के एक्सप्लेन करेंगे। वो पोटेंशियल में छुपा हुआ है उसका कारण।
तो जब मैं आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ाऊंगा तब आपको समझाऊंगा, बट फिलहाल जरा देखिए, मैं अपने हाथ को अगर मैं इधर से लेके आ रहा हूं तो आप देख रहे होंगे थ्रेड जो है वो एक तरफ आ रहे हैं, मेरे हाथ की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब लाइंस की डायरेक्शन जो है वो बदल रही है, ठीक है, तभी ये मेरी तरफ आ रहे हैं, ठीक है। लाइंस के अलोंग ये अपने आप को कर रहे हैं, तो जब मैं अपना हाथ इसके पास लाऊंगा तो ये इस तरफ अपने आप को अलाइन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो खैर, तो मैंने आपको दिखाया कि यहां पे चार्जेस तो हैं। अब मैं जब इसको बंद करता हूं तो धीरे धीरे चार्ज जो है वो मीडियम में भी लूज होना शुरू हो जाता है। स्टिल थोड़ा बहुत चार्ज इसके ऊपर अक्यूमुलेट रहता है, बट कुछ कुछ चार्ज आपका जाना शुरू हो जाता है, इसलिए धीरे धीरे वापस आना शुरू हो जाती है, ठीक है। वैसे मीडियम पे भी डिपेंड करता है, अगर ये मीडियम ज्यादा ह्यूमिड ना होता, आज का दिन बहुत ह्यूमिड है, बारिश हुई है, ठीक है, बाहर, तो अंदर भी उसका असर है, तो उसकी वजह से आप जो है ना ये असर देख पा रहे हो। नहीं तो इसके ऊपर चार्ज रुका रहता कुछ देर, और रुका रहता तो वो चार्ज इसको वैसे ही रेडियली आउटवर्ड ही रखता, ठीक है। बट आपने देखा कि ये धीरे धीरे नीचे आ रही है, इसका मतलब चार्ज धीरे धीरे कम हो रहा है, लाइंस की जो स्ट्रेंथ है वो आपकी कम होती जा रही है, ठीक है। तो पहले मैं एक काम करता हूं, मैं इसको प्रॉपर्ली डिस्चार्ज कर लेता हूं, ठीक है। ओके, ये अब पूरी तरह से डिस्चार्ज होगा। ये बेसिकली डिस्चार्ज रोड है। ये डिस्चार्ज रोड कैसे काम करती है, ये ग्राउंड से कनेक्टेड है इसका वायर, ठीक है। तो जैसे मैंने इसको टच किया तो सारा का सारा चार्ज जो है वो डिस्चार्ज रोड के थ्रू ग्राउंड में चला गया है। अब ये एक तरह से न्यूट्रल हो गई है, ठीक है। अच्छा, यहां पे जो हमने ये रोड रखी है, ये वाली, ये कंडक्टिंग रोड है। क्या होगा अगर मैं इसकी जगह इंसुलेटिंग रोड रख दूं? ये मेरे पास प्योर इंसुलेटर की बनी हुई है भाई, प्लास्टिक का बना हुआ है, ठीक है। अगर ये मैं इसके ऊपर रख दूंगा तो क्या सेम बिहेवियर आपको देखने को मिलेगा? आप बोलोगे सर इंसुलेटर पे तो चार्ज आता नहीं है, तो जो चार्ज इसके ऊपर आएगा वो चार्ज इस इंसुलेटर पे तो आना नहीं चाहिए, तो ये रिपेल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नाइलॉन थ्रेड पे भी चार्ज नहीं आया। जबकि ऐसा नहीं होगा दोस्तों, मैं आपको बता दूं, क्योंकि जब आप इसको इसके ऊपर रखोगे तो चार्जेस जो है इंसुलेटर के ऊपर भी आ जाएंगे, ठीक है, और उसकी वजह से नाइलॉन थ्रेड पे भी आएंगे और नाइलॉन थ्रेड जो है वो रिपेल होंगे, ठीक है। तो चलिए जरा लगा के देखते हैं, जरा इसको करके देखते हैं कि ये हो रहा है या नहीं हो रहा। तो मैं एक बार इन नाइलॉन थ्रेड को थोड़ा अलग अलग कर देता हूं, क्योंकि ये उलझ रखी हैं, ठीक है। आई होप ये एक्सपेरिमेंट हमारा सही से परफॉर्म हो जाए, बिकॉज ये जो नाइलॉन थ्रेड हैं ये एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई हैं, तो मैं इनको अलग अलग कर देता हूँ, ठीक है। हाँ जी, तो चलिए दोस्तों, अब जरा मैं इंसुलेटिंग जो है इसको रख रहा हूँ, ठीक है। इस बार ये इंसुलेटर रखा है भाई इसके ऊपर, ठीक है। आई होप सब लोग रेडी होंगे। तो इसको जरा मैं ऑन करता हूं फिर से। इंसुलेटर में आप देख पा रहे होंगे कि सेम बिहेवियर आपको, सिमिलर बिहेवियर आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। हालांकि ये थोड़ा सा ज्यादा समय लगाता है इंसुलेटर कंडक्टर से, बट ऑलमोस्ट वैसा ही बिहेवियर आपको देखने को मिल रहा है। जो नाइलॉन थ्रेड है वो चार्जेस को लेके फिर से रिपेल हो रही है, ठीक है। तो इसमें बेसिक कंडक्टर से थोड़ा कम चार्ज आया होगा, ठीक है, इसीलिए सारी नाइलॉन थ्रेड उस तरह से बिहेव नहीं कर रही, बट एनीवे यहां पे भी ऑलमोस्ट वैसा ही बिहेवियर आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब वापस से मैं इसको जरा बंद करता हूं। अब मैं करने क्या जा रहा हूं, ये तो एक तरह से हमने प्रूव कर दिया कि भाई इसके ऊपर जो है वो चार्जेस आए हैं, ठीक है, ये हमने देख लिया। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, अब मैं एक इंटरेस्टिंग चीज आपको दिखाने जा रहा हूं। मेरे पास एक ये ऐसा स्फीयर है, ठीक है, ये जिसमें जाली लगी हुई है, मतलब ऑलमोस्ट स्फेरिकल शेल है ये। आप बोलोगे सर ये पूरा स्फीयर तो नहीं है, इसमें तो जालियां लगी हुई है। तो जालियां जो हैं, जो जाली लगी हुई है वो भी एक स्फीयर की तरह ही एक्ट करेगी दोस्तों। ये जो जाली है, बेशक ये पोरस है, इसमें देख सकते हो आप, बट ये एक शेल की तरह ही काम करेगी, एक सरफेस की तरह ही काम करेगी, ठीक है। तो अब मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं इस स्फेरिकल शेल को इसके ऊपर रखने जा रहा हूं, और इसके अंदर हम जो ये थ्रेड है ना, नाइलॉन थ्रेड, इनको रखेंगे और आपको एक इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलेगी। तो चलिए इसके अगले सेटअप में आपसे मिलते हैं, और मैं पहले इसको लगा देता हूं और फिर जरा इसको परफॉर्म करके देखते हैं, एक्सपेरिमेंट को देखते हैं क्या चीज हम ऑब्जर्व करते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसके नेक्स्ट पार्ट को जरा परफॉर्म करते हैं। यहां पे आप देख सकते हो कि हमने एक हेमीस्फीयर को लिया है, हमने पूरे स्फेरिकल शेल को नहीं लिया है, उसके आधे हिस्से को यूज किया है, और उसके अंदर हमने कंडक्टिंग रोड जो थी, जिसके ऊपर हमने नाइलॉन थ्रेड लगा रखे थे, वो वाली रख रखी है। कंडक्टिंग हमने इसलिए रखी है सो दैट इजीली चार्ज ट्रांसफर हो सके, ठीक है। जरा देखते हैं इसको, फिर से वेन डी ग्राफ जनरेटर को ऑन करते हैं और देखते हैं कि इसका बिहेवियर किस तरह का आता है नाइलॉन थ्रेड का। तो आई होप सब लोग रेडी होंगे। तो चलिए दोस्तों, तो आप यहां पे देख पा रहे होंगे कि नाइलॉन थ्रेड फिर से ऑलमोस्ट वैसा ही कुछ बिहेवियर दिखा रही है जैसा पहले हो रहा था, ठीक है। तो अब जरा मैं इसको ऑफ कर देता हूं और वापिस से इसको डिस्चार्ज कर देता हूं, ठीक है।
तो यहां पे ऑलमोस्ट वैसा ही बिहेवियर है, मतलब लाइंस अभी भी आ रही हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अभी भी हैं। अब मैं एक और इंटरेस्टिंग काम करने जा रहा हूं, मैं इसको कंप्लीटली बंद करने जा रहा हूं, ठीक है। इसको एक पूरा शेल बनाने जा रहा हूं, ठीक है। तो ये लीजिए, अब ये एक तरह से हेमिस्फेरिकल, ये कंप्लीटली स्फेरिकल शेल बन गई है, अभी हेमिस्फीयर नहीं रहा, ठीक है। तो अब जरा इसको परफॉर्म करके देखते हैं, ठीक है। एंड मैं जरा ऑन कर रहा हूं, आप इसके अंदर की नाइलॉन थ्रेड को आप देख पाएंगे कैमरे से, ठीक है। तो यहां पे हमने इसको ऑन कर दिया है, लेकिन इस बार नाइलॉन थ्रेड पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो ऊपर की तरफ नहीं आ रही है, इवन वो अंदर रोड की तरफ भी नहीं अट्रैक्ट हो रही हैं। अब इसके पीछे का क्या कारण है? अब कुछ लोग बोलेंगे सर यहां पे क्या पता चार्ज ही ना आया हो इसके ऊपर, हेमिस्फीयर के ऊपर। तो चार्ज तो है भाई, आप ये नहीं कह सकते कि चार्ज नहीं आया। जो स्फीयर के ऊपर चार्ज होएगा वो उसके ऊपर भी आएगा, और यहाँ पे पूरी बॉडी चार्ज्ड है, ठीक है। इवन मैं आपको दिखा भी सकता हूं, यहां से आपको एक स्पार्क की आवाज भी आएगी। आई डोंट नो ये आपको आई कि नहीं आई, बट यहाँ पे मुझे क्लियरली सुना है इसके ऊपर चार्ज है। और फिर भी अगर आपको यकीन नहीं है तो इसका एक और तरीका है आपको दिखाने का कि इसके ऊपर चार्ज आया है असल में। उसके लिए मैं एक काम करता हूं, मैं जो हमारे पास ये स्फेरिकल शेल है इसके ऊपर ये जो हमारे पास इंसुलेटर, जो हमने इंसुलेटर के ऊपर जो नाइलॉन थ्रेड लगा रखे थे वो लगा देता हूं, वो रख देता हूं, ठीक है। जरा देखिए मैंने इसको यहां पे रख दिया है। अब अगर इसके ऊपर चार्ज आएगा तो वो चार्ज ऊपर वाली पे भी आएगा, इसका मतलब क्या होगा, ऊपर वाली रिपेल होगी, ठीक है, जबकि अंदर वाली रिपेल नहीं होगी, अंदर वाली जो नाइलॉन थ्रेड है वो वैसी की वैसी रहेंगी। तो चलिए जरा इसको परफॉर्म करके देखते हैं, इससे हमें ये प्रूव हो जाएगा कि भाई चार्ज तो आया है इसके ऊपर, ठीक है। तो जरा देखते हैं इसको, जरा मैं ऑन कर रहा हूं, आई होप ये सब कुछ सही हो, क्योंकि ये स्लिप ना हो जाए इसके ऊपर से, वो मैं थोड़ा देख लेता हूं, ठीक है। तो चलिए भाई मैं जरा इसको ऑन कर रहा हूं। तो यहां पे आप देखिए ऊपर वाली जो नाइलॉन थ्रेड है वो आपकी रिपेल हो रही है, लेकिन अंदर वाली नहीं हो रही। इससे क्या प्रूव होता है, इसको मैं बंद कर देता हूं। इससे ये प्रूव होता है कि चार्ज तो है पूरे सरफेस के ऊपर, इस स्फेरिकल शेल के ऊपर चार्ज है, बट अंदर वाले पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब ऐसा क्यों हो रहा है, उसको समझने के लिए हम वापस बोर्ड पे चलते हैं। पहले गोस लॉ को थोड़ा और क्लियरली समझते हैं, कुछ नई चीजें हमें पहले समझनी पड़ेंगी, और उसके बाद इस एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो चलिए मिलते हैं बोर्ड पे एंड इसको फर्दर इसकी एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। तो दोस्तों आपने एक्सपेरिमेंट देखा, अब इस एक्सपेरिमेंट के ऊपर हम लौट के आएंगे, बट पहले हमें थोड़ी सी और अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ेगी गोस लॉ की। तो गोस लॉ को मैं थोड़ा सा याद दिलाता हूं आपको। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि अगर मुझे इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी का D का फ्लक्स निकालना हो किसी भी क्लोज्ड एरिया में से, तो उसको आप लिख सकते हो दैट मस्ट बी इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड। ये था हमारा गोस लॉ। इसी को अगर आप डाइवर्जेंस की फॉर्म में लिखना चाहें तो डाइवर्जेंस ऑफ D इज इक्वल टू रो वी। ये हमारा गोस लॉ था और ये हर जगह एप्लीकेबल है। फिर हमने बोला था कि अगर हमारा मीडियम होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक है तो उस केस में आप इसको लिख सकते हो क्लोज्ड इंटीग्रल E डॉट dA, मतलब ये बन जाएगा फ्लक्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थ्रू द क्लोज्ड सरफेस, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो बन जाएगी Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अगर मीडियम मेरा वैक्यूम है तो। अगर कोई भी रैंडम मीडियम है जो होमोजीनियस आइसोट्रोपिक जरूर है बट कोई भी डिफरेंट टाइप का मीडियम है, वैक्यूम नहीं है बट होमोजीनियस आइसोट्रोपिक है, तो उस केस में फिर हम यहाँ पे एप्सिलॉन से डिवाइड करेंगे। अगर वैक्यूम आ गया तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, एयर या फिर वैक्यूम आ जाए तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट करेंगे। और इसी चीज को अगर मुझे डाइवर्जेंस की फॉर्म में लिखना है तो डाइवर्जेंस ऑफ E इज इक्वल टू रो वी बाई एप्सिलॉन नॉट, अगर वैक्यूम है तो। और अगर होमोजीनियस आइसोट्रोपिक कोई रैंडम मीडियम है तो फिर एप्सिलॉन आ जाएगा। कोई डिफरेंट मीडियम है जो होमोजीनियस आइसोट्रोपिक है तो फिर हम यहाँ पे एप्सिलॉन से डिवाइड करेंगे, ठीक है। ये है हमारा गोस लॉ। एक्चुअल ये है भाई, ये इसका बाई प्रोडक्ट है, ये हर जगह एप्लीकेबल नहीं है, ये केवल होमोजीनियस आइसोट्रोपिक मीडियम में एप्लीकेबल है। आप D को एप्सिलॉन E लिख दो और एप्सिलॉन को फिर बाहर ले आओ, क्योंकि होमोजीनियस आइसोट्रोपिक मीडियम में एप्सिलॉन जो होता है वो डायरेक्शन के और पोजीशन के इंडिपेंडेंट होता है। दैट्स वाई आप इसको बाहर लाके यहाँ से D को एप्सिलॉन E लिख लो, एप्सिलॉन को बाहर ले सकते हो इससे और फिर उसको नीचे ले आओ, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आया। तो जनरलाइज फॉर्म जो है वो ये है, ये हर जगह एप्लीकेबल है, ठीक है। अब इसी चीज को थोड़ा सा एक कदम और आगे चलते हैं और गोस लॉ को हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करने में। आगे जो भी हम केसेस लेंगे उन सब में बाय डिफॉल्ट हम
होमोजीनियस आइसोट्रोपिक मीडियम की बात करेंगे। हम मान के चलेंगे कि अगर कुछ नहीं दे रखा है तो हम मान के चलेंगे कि जो हमारा मीडियम है वो वैक्यूम में है या एयर में है, तो एप्सिलॉन की जगह पे हम एप्सिलॉन नोट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब जरा एक कदम और आगे बढ़ते हैं और इसको और एक्सप्लॉइट करते हैं गॉस लॉ को, एंड इसकी हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को निकालना सीखते हैं कि कब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमने अभी तक देखा कि मान लीजिए कोई पॉइंट चार्ज है और उस पॉइंट चार्ज के सराउंडिंग में आप कोई भी रैंडम क्लोज्ड सरफेस ले लो। ठीक है, अगर आपको इस क्लोज्ड सरफेस से इस पॉइंट चार्ज से कितनी फील्ड लाइंस निकल रही हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का अगर मुझे फ्लक्स निकालना हो तो आप सीधा सीधा गॉस लॉ से कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का इस क्लोज्ड सरफेस में से जो फ्लक्स निकलेगा दैट विल बी इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड, जो भी इसके अंदर एनक्लोज चार्ज है इस क्लोज सरफेस में, और क्यू एनक्लोज्ड की वैल्यू क्यू ही तो है, डिवाइड बाई वैक्यूम अगर है तो एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दो। ये मेरा इस क्लोज्ड सरफेस इस क्लोज सरफेस में से जो फ्लक्स निकलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वो इसके बराबर होगा। ये हमारा गॉस लॉ है। अब सुनिए, यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो चार्ज है वो यहां पे रखा हुआ है, इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है यहां से वो ज्यादा है कंपेयर टू इस पॉइंट की डिस्टेंस। गॉस लॉ कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा पॉइंट कितनी दूरी पे है, अगर क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल निकालने तो वो इसके बराबर होगा। लेकिन यहां पे अब हम एक इंटरेस्टिंग चीज समझ सकते हैं। सोचिए, अगर मुझे इस चार्ज की वजह से किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो तो गॉस लॉ को हम कैसे एक्सप्लॉइट करें उस चीज को निकालने के लिए। मेरे पास कोई पॉइंट चार्ज है और मैं इस पॉइंट चार्ज की वजह से r डिस्टेंस अवे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहा हूं तो क्या आएगी। तो गॉस लॉ कहता है कि एक काम करो, आप इस पॉइंट चार्ज के हर तरफ एक क्लोज्ड सरफेस अज्यूम कर लो। उस क्लोज्ड सरफेस को हम बोलेंगे गॉसियन सरफेस। अब वो क्लोज्ड सरफेस कैसा भी हो सकता है, वो क्लोज सरफेस कैसा भी हो सकता है, और उस क्लोज्ड सरफेस पे आप गॉस लॉ लगा दो, ई डॉट डीए क्लोज्ड इंटीग्रल वो आपका क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, और यहां से आप ई की वैल्यू को कैलकुलेट कर लो भाई। आपको क्यू एनक्लोज तो पता ही है, इस क्लोज सरफेस में से क्यू एनक्लोज क्यू आ जाएगा, डिवाइड बाय एप्सिलॉन नोट कर दो। प्रॉब्लम यहां पे क्या आएगी दोस्तों, प्रॉब्लम यहां पे यहां से अगर ई को कैलकुलेट करना चाहोगे तो कैसे कैलकुलेट करोगे। देखो, अगर आपने कोई रैंडम गॉसियन सरफेस ले लिया इस तरह का, तो यहां पे एक दिक्कत यह आएगी कि हर जगह पे एक तो आर बदलेगी। यहां से आपकी जैसे यहां पे जो कोई सरफेस लोगे, डीए सरफेस अगर यहां पे लेते हो तो यहां पे डीए सरफेस पे इस क्यू से जो डिस्टेंस है इस डीए सरफेस की वो बदलती रहेगी। यहां पे अलग डिस्टेंस आएगी, यहां पे अलग डिस्टेंस आएगी, यहां पे अलग डिस्टेंस आएगी। प्रॉब्लम ये है, तो इसका मतलब सरफेस के हर पॉइंट पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग होगी। और दूसरी बात, ये जो डॉट प्रोडक्ट है ये भी आपका हर पॉइंट पे अलग अलग होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप इस पॉइंट पे देखोगे तो इस पॉइंट पे डीए की डायरेक्शन तो आपकी इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस चार्ज से रेडियली अवे है। ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी और ये यहाँ पे जो स्मॉल एरिया लोगे उसकी डायरेक्शन आएगी। तो हर पॉइंट पे आपकी ई की डायरेक्शन और डीए की डायरेक्शन अलग अलग होगी, तो डॉट प्रोडक्ट भी आपका अलग अलग होगा। तो फिर यहाँ पे ई को कैसे कैलकुलेट करोगे, आर डिस्टेंस अवे मुझे अगर ई निकालनी हो तो ऐसे तो आप कर नहीं पाओगे भाई। तो गॉस लॉ कहता है कि आप इस रैंडम सरफेस को मत लो गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस ऐसा मत लो जो रैंडम हो इस चार्ज से। जो क्लोज्ड सरफेस आपने लिया है वो आपने डिफरेंट जगह पे डिफरेंट दूरी पे है। देखो, अलग अलग जगह पे अलग अलग दूरी है इसकी इस पॉइंट से। तो गॉस लॉ कहता है कि भाई आप ऐसे क्यों ले रहे हो इसको, आप ऐसा क्यों नहीं ले लेते हो कि ये मेरा पॉइंट चार्ज है, इसके अबाउट एक सिमेट्रिक सरफेस ले लो, क्लोज सरफेस, जिसकी जो दूरी है जहां पे चार्ज रखा है पॉइंट चार्ज वहां से आर डिस्टेंस है, क्योंकि अपने को आर डिस्टेंस अवे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी ना। तो आर डिस्टेंस अवे आप एक ऐसा सरफेस ले लो जो इस चार्ज को एनक्लोज कर ले और इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के सिमेट्रिक भी हो, ऐसा गॉसियन सरफेस ले लो। वैसे तो आप कोई भी गॉसियन सरफेस ले सकते हो, किसी भी गॉसियन सरफेस पे ये थ्योरम एप्लीकेबल है। जब फ्लक्स निकालोगे क्लोज सरफेस से वो क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट ही आएगा, ठीक है। लेकिन अगर इसी में हम थोड़ी समझदारी दिखाते और हम एक ऐसा गॉसियन सरफेस ले लेते, ऐसा क्लोज सरफेस ले लेते जो सिमेट्रिक होता इस चार्ज के, तो उससे हमें एक बेनिफिट मिलता। क्या बेनिफिट मिलता? क्योंकि डिस्टेंस इस पॉइंट चार्ज से हर पॉइंट पे बराबर है, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू आएगी
वो हर जगह पे बराबर होगी। मैग्नीट्यूड जो आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, चाहे इस पॉइंट पे देखो, चाहे इस पॉइंट पे, चाहे इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, कहीं पे भी देखो, ये जो सरफेस क्लोज लिया है आपने इस पॉइंट चार्ज के अबाउट, जो कि एक स्फेरिकल सरफेस बन गया है, उसके ऊपर हर पॉइंट पे आपकी जो डिस्टेंस है इस पॉइंट चार्ज से वो बराबर है। बराबर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो भी बराबर आएगा। और डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की रेडियली आउटवर्ड रहेगी, ये तो हमें पता ही है कि इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आती है वो रेडियली आउटवर्ड होती है। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो एक तो हर जगह बराबर है इस सरफेस पे, और डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड है। अब अगर इस सरफेस पे मैं डीए को देखूं, कोई भी स्मॉल सरफेस एरिया अगर मैं यहां पे देखूं डीए, तो वो जो डीए होगा वो भी आपका रेडियली आउटवर्ड ही होगा। डीए की डायरेक्शन भी यहां पे रेडियली आउटवर्ड है, और यहां पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालूं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखो वो भी रेडियली आउटवर्ड है। तो इसका मतलब इस स्फेरिकल सरफेस के ऊपर जो आपने स्फेरिकल गॉसियन सरफेस लिया है, इसके ऊपर कोई भी पॉइंट देखो आप, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी रेडियली आउटवर्ड है, एरिया की डायरेक्शन भी रेडियली आउटवर्ड है। तो डॉट प्रोडक्ट लेना हमारे लिए आसान हो जाएगा। डॉट प्रोडक्ट 1 बनेगा, आर कैप डॉट आर कैप 1 बनेगा। तो और ई का मैग्नीट्यूड मेरा कांस्टेंट रहेगा। तो अगर मैं गॉस लॉ लगाऊं यहां पे, तो मैं कह सकता हूं ई डॉट डीए क्लोज्ड इंटीग्रल इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। मैं वैक्यूम लेके चल रहा हूं। अब ई की डायरेक्शन और डीए की डायरेक्शन तो सेम ही है, तो सीधा सीधा मैं इसको ई डीए लिख दूं, इनका मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट ले लेता हूं। भाई डॉट प्रोडक्ट हट गया मेरा, इसका मैग्नीट्यूड ई हो गया, डीए का मैग्नीट्यूड डीए हो गया, और ये भी आर कैप है, ये भी आर कैप है, ठीक है। क्लोज्ड इंटीग्रल इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहां से मैं ई को बाहर ले लेता हूं कि ई तो मेरा हर पॉइंट पे जो भी ये सरफेस है वहां पे हर पॉइंट पे ई की वैल्यू मेरी कांस्टेंट है, तो ई की वैल्यू मैंने बाहर ले ली। और क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल क्या बनेगा, अगर पूरा सरफेस डीए का अगर इंटीग्रल लोगे, क्लोज्ड इंटीग्रल लोगे, तो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड पता चल जाएगा आपको, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो यूजिंग गॉस लॉ आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकते हो आर डिस्टेंस अवे फ्रॉम द चार्ज, ठीक है। तो गॉस लॉ की हेल्प से देखिए कैसे हमने निकाला है। हमने बस एक गॉसियन सरफेस ऐसा लेना है जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के सिमेट्रिक हो। यहां पे तो खैर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है नहीं, यहां पे तो पॉइंट चार्ज है, तो पॉइंट चार्ज के सिमेट्रिक हो। ऐसा गॉसियन सरफेस क्या होगा, स्फीयर होगा भाई, जो हर तरफ उसके सिमेट्रिक है, ठीक है। तो ऐसा गॉसियन सरफेस ले लो और उस सरफेस के ऊपर गॉस लॉ लगा दो। गॉस लॉ तो हर जगह एप्लीकेबल है भाई, ठीक है। चाहे कैसा भी सरफेस लो, चाहे आप टेढ़ा मेढ़ा ले लो, तब भी गॉस लॉ तो एप्लीकेबल है, बट वहां से ई नहीं निकाल पाओगे आप, लेकिन यहां से आप ई निकाल पाओगे इजीली। तो अगर मैं गॉसियन सरफेस कौन सा होता है, कोई भी क्लोज सरफेस, ठीक है, जो आप जिसके ऊपर गॉस लॉ अप्लाई कर रहे हो, वो जो क्लोज सरफेस है उसको हम गॉसियन सरफेस बोलेंगे। तो आप गॉसियन सरफेस ऐसा ले लो जिस सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहे, और जिस पे जो डायरेक्शन हो इलेक्ट्रिक फील्ड की वो एरिया की डायरेक्शन के साथ मैच हो जाए या उसके परपेंडिकुलर हो जाए, एरिया की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर हो जाए। आप बोलोगे सर परपेंडिकुलर क्यों हो जाए, परपेंडिकुलर होने से क्या फायदा होगा, परपेंडिकुलर होने से इनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब गॉसियन सरफेस जो आप लोगे वो इस तरह का लो जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के सिमेट्रिक भी हो, और वहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है या तो एरिया की डायरेक्शन में आए या एरिया की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर आए, सो दैट डॉट प्रोडक्ट लेना हमारे लिए आसान हो जाए, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया। अब इसी चीज को एक्सटेंड करते हैं, एक और केस के लिए देखते हैं। तो यहां पे तो मैंने पॉइंट चार्ज के लिए बताया, अब आइए अब मैं आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए देखते हैं, ठीक है। जरा देखिए दोस्तों, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अगर मैं देखूं, जैसे कि कोई लाइन चार्ज ले लीजिए, ठीक है, कोई भी आप लाइन चार्ज ले लीजिए, उसके लिए जरा देखते हैं। अगर मेरे पास यहां पे ये मेरे पास कोई लाइन चार्ज है, लैम्डा कूलम पर मीटर, और इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, लैम्डा कूलम पर मीटर, ठीक है, इनफाइनाइट लाइन चार्ज है। और मैं क्या करना चाह रहा हूं, मैं आर डिस्टेंस, अभी यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है आर, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालना चाह रहा हूं। डायरेक्शन तो मुझे पता है, यहां पे रेडियली आउटवर्ड होगा, ठीक है। अगर मैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का सहारा लूं तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आएगी, मतलब अगर आप देखोगे तो सोचिए पॉइंट ये लाइन चार्ज है, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, 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 रेडियली आउटवर्ड है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। बट मुझे मैग्नीट्यूड में इंटरेस्ट है, तो यहां पे कैसे हम मैग्नीट्यूड निकाले, तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के सिमेट्रिक एक गॉसियन सरफेस ले लो, एक क्लोज्ड सरफेस ले लो। तो मैंने क्या किया, मैंने एक इस तरह का क्लोज्ड सरफेस ले लिया जो इससे सिमेट्रिक है,
इससे आपका सिमेट्रिक हो गया है हर तरफ, ठीक है। अब अगर आप इस क्लोज्ड सरफेस पे ध्यान दोगे तो ये जो मेरा क्लोज्ड सरफेस है ये आपका, इसके 3 हिस्से हैं इस क्लोज सरफेस के, एक ये ऊपर वाला, एक ये नीचे वाला और एक ये कर्व्ड सरफेस। अब अगर आप ऊपर वाले सरफेस को देखोगे तो ऊपर वाले सरफेस की जो डायरेक्शन है, एरिया की जो डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ है, इधर वाले सरफेस की जो डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ है, और जो कर्व्ड सरफेस है, जो ऐसे कर्वी सरफेस है, उसकी जो डायरेक्शन होगी वो रेडियली आउटवर्ड होगी। मतलब अगर मैं यहां पे एक स्मॉल सरफेस ले लूं आपका, ठीक है, तो उसकी डायरेक्शन जो आएगी वो रेडियली आउटवर्ड आएगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपकी इधर ही आएगी भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड भी रेडियली आउटवर्ड आएगी और एरिया की डायरेक्शन भी रेडियली आउटवर्ड आएगी। तो अगर मैं यहां पे अब गॉस लॉ लगाऊं तो इस तरह का मैंने एक क्लोज्ड गॉसियन सरफेस ले लिया, और इसकी जो हाइट है वो मान लीजिए मैंने h ले ली है, रेडियस इसकी r ले ली है, ठीक है। अब इस तरह का मैंने गॉसियन सरफेस ले लिया है। गॉसियन सरफेस कोई भी ले सकते हो, बट हमने जानबूझ के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के सिमेट्रिक गॉसियन सरफेस लिया है सो दैट हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कर सके। अब सवाल ये करें कैसे, जरा देखिए। अब अगर मैं यहां पे गॉस लॉ लगाऊं तो मैं बोलूंगा E डॉट dA इज इक्वल टू Q एनक्लोज्ड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, वैक्यूम लेके चल रहा हूं तो इस तरह से लिखूंगा भाई। अब आप मुझे बताइए कि E डॉट dA, यहां पे अगर आप ध्यान से देखें तो जो क्लोज्ड सरफेस है वो 3 ओपन सरफेसेस से मिलके बना हुआ है, एक ऊपर वाला ओपन सरफेस, एक नीचे वाला ओपन सरफेस और एक आपका कर्व्ड सरफेस। तो ऐसे 3 ओपन सरफेसेस से मिलके बना हुआ है हमारा क्लोज्ड सरफेस। तो अगर मैं ऊपर वाले सरफेस की बात करूं तो ऊपर वाले सरफेस पे E डॉट dA की वैल्यू आएगी 0। इस क्लोज्ड इंटीग्रल को 3 ओपन इंटीग्रल में कन्वर्ट कर लो ना भाई, ठीक है, मतलब 3 ओपन इंटीग्रल में कन्वर्ट कर लो, एक ऊपर वाले सरफेस पे E डॉट dA ले लो, एक नीचे वाले पे और एक कर्व्ड सरफेस पे, और तीनों को ऐड कर दो, आपके पास क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल आ जाएगा। सबसे पहले एक काम करते हैं, ऊपर वाले पे देखते हैं। ऊपर वाले पे एरिया की जो डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी रेडियली आउटवर्ड है, तो यहाँ पे E डॉट dA करोगे तो 0 आएगा। नीचे वाले पे एरिया की डायरेक्शन डाउनवर्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी रेडियली आउटवर्ड है, तो इसका मतलब एरिया के परपेंडिकुलर रहेगी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहां पे भी आपका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। अब आइए यहां पे कर्व्ड सरफेस पे, तो अगर कर्व्ड सरफेस पे मैं देखूं तो कर्व्ड सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के हर तरफ बराबर दूरी पे है, ठीक है। कर्व्ड सरफेस जो आएगा वो इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के हर तरफ बराबर दूरी पे है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बराबर रहेगा, हर पॉइंट पे सेम मैग्नीट्यूड रहेगा। डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की रेडियली आउटवर्ड आएगी और एरिया की डायरेक्शन भी रेडियली आउटवर्ड आएगी। तो इसको मैं सीधा सीधा E dA लिख दूं भाई, क्योंकि E का मैग्नीट्यूड E है, dA का मैग्नीट्यूड dA है, और ये भी r कैप की तरफ है, ये भी r कैप की तरफ है, ठीक है। और इसको इंटीग्रल कर देता हूं जो कर्व्ड सरफेस है उस पे, कर्व्ड सरफेस, ठीक है, और इसके ऊपर बनेगा Q एनक्लोज्ड। Q एनक्लोज्ड कितना है इसके अंदर, लैम्डा कूलम पर मीटर है और ये h मीटर की हाइट है, तो इसके अंदर लैम्डा इंटू h हो गया, ये चार्ज एनक्लोज्ड हो गया डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। इस तरह से आप लिख सकते हो भाई। अब सवाल ये है कि इसको हम करें कैसे, कर्व्ड सरफेस पे इस इंटीग्रल को सोल्व कैसे करें, इस कर्व्ड सरफेस पे इस इंटीग्रल को कैसे सोल्व करें। तो E तो मेरा कांस्टेंट है वो तो बाहर आ जाएगा, E तो मेरा बाहर आ गया, और dA की वैल्यू जो है, इसका एरिया कितना बनेगा कर्व्ड सरफेस का, वो बनेगा 2 पाई RH इज इक्वल टू लैम्डा h अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो h से h मेरा कट गया, तो E की जो वैल्यू आएगी वो बन जाएगी लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ये मैग्नीट्यूड आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, और हर जगह पे r डिस्टेंस, भाई जरूरी तो नहीं r डिस्टेंस इधर ही हो, किधर भी ले लो r डिस्टेंस, हर जगह पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा, डायरेक्शन आपको पता ही है रेडियली आउटवर्ड होगी, ठीक है। तो ये बेनिफिट है गॉस लॉ का। गॉस लॉ से आप इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल सकते हो अगर आपने गॉसियन सरफेस ढंग से सेलेक्ट किया तो, ठीक है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के यूनिफॉर्म आपको गॉसियन सरफेस लेना है, ठीक है, तो आप इजीली सोल्व कर लोगे। चलिए अब एक स्टेप और आगे चलते हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जरा देखिए कैसे। एक और केस देखते हैं। एक तो आप समझिए कंडक्टर एंड इंसुलेटर के बारे में थोड़ा सा। तो आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा कंडक्टर एंड इंसुलेटर के बारे में आपको बता दूं कि कंडक्टर क्या चीज है और इंसुलेटर क्या चीज है। कंडक्टर एंड इंसुलेटर, वैसे तो आप जानते हो कंडक्टर जो होता है उसमें चार्जेस इजीली फ्लो कर सकते हैं, ठीक है, इजीली मूव कर सकते हैं कंडक्टर के अंदर चार्जेस। इंसुलेटर में ऐसा नहीं होता, कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। आप बोलोगे सर फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहां से आते हैं कंडक्टर के अंदर,
जैसे कंडक्टर का कोई एटम है तो उसका न्यूक्लियस है, उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स आपके रिवॉल्व कर रहे हैं। ये तो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं रूम टेम्परेचर पे, उनको एक थर्मल एनर्जी मिल जाती है, टेम्परेचर की वजह से एक एनर्जी मिल जाती है और ये एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं और ये अपने ऑर्बिट को छोड़ देते हैं। ठीक है, एक तरह से ये फ्री हो गए। तो कंडक्टर के अंदर क्या होता है, कंडक्टर के अंदर जो आपके एटम्स हैं वो आयोनाइज्ड होते हैं क्योंकि वो अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ चुके हैं। ठीक है, तो उनके ऊपर प्लस चार्ज होता है और जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्री होता है, वो उस कंडक्टर के अंदर फ्रीली मूव कर रहा होता है। और ऐसा एक एटम तो होता नहीं है। अगर कोई मान लीजिए मैं कोई कंडक्टिंग मटेरियल ले लूं, सोचिए मेरे पास ये एल्यूमिनियम का पेन है, तो ये एल्यूमिनियम जो है ये कंडक्टर है और रूम टेम्परेचर पे अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर बहुत सारे ऐसे एटम है जिन्होंने अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया है। तो वो जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्रीली मूव कर सकते हैं इसके अंदर, कंडक्टर के अंदर। इवन अगर आप कोई एक्स्ट्रा चार्ज इसके ऊपर दोगे, अभी फिलहाल ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल क्यों है भाई? क्योंकि जितने इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही इसके अंदर पॉजिटिव आयंस भी तो हैं। जो एटम है उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी तो आ रखा है और पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं कर सकता, ध्यान रखिएगा, केवल इलेक्ट्रॉन यहां पे मूव कर सकते हैं, फ्रीली मूव कर सकते हैं। अगर आपने कोई एक्स्ट्रा चार्ज भी दिया तो वो भी यहां पे मूवमेंट करेंगे, वो भी इजिली मूव कर सकते हैं। वो कैसे मूव करेंगे वो देखेंगे उनको, बट वो इजिली मूव कर सकते हैं। इंसुलेटर में ऐसा नहीं होता। इंसुलेटर जो है उसमें चार्जेस मूव नहीं कर सकते, उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। ठीक है, बस ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कंडक्टर एंड इंसुलेटर का। ठीक है, अब एक और चीज मैं आपको बता दूं, अगर मान लीजिए मेरे पास कोई कंडक्टर है, कोई ऐसे मान लीजिए मैंने कोई स्फेरिकल कंडक्टर ले लिया, कोई स्फीयर ले लिया, ठीक है, और ये सॉलिड स्फीयर है, ये आपके पास सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर है, ध्यान देना भाई, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है। अब अगर मान लीजिए मैं इसके अंदर कहीं पे चार्ज रख दूंगा, सोचिए मैंने कोई चार्ज लेके आया और इसके अंदर इसके सेंटर पे मैंने कहीं पे छोड़ दिए चार्जेस, ऐसे रख के चार्ज छोड़ दिए, तो जैसे मैं इन चार्जेस को छोड़ूंगा क्या होगा दोस्तों, इनमें रिपल्सन होगा। और क्योंकि कंडक्टर के अंदर चार्जेस मूव कर सकते हैं तो ये रिपेल होते होते कहां पे आ जाएंगे बताओ, ये सरफेस के ऊपर आ जाएंगे और इसके अंदर ये न्यूट्रल ही रहेगा। ये चार्ज मैंने एक्सटर्नल चार्ज दिए, ध्यान दीजिएगा। पहले जो ये स्फीयर था ये न्यूट्रल था, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, जितने इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे उतने ही इसके अंदर पॉजिटिव आयंस भी थे, तो ये न्यूट्रल था। अब अलग से मान लीजिए मैंने क्या किया, मैंने इसके सेंटर पे कुछ चार्जेस को रख दिया और उनको छोड़ दिया रख के, इलेक्ट्रॉन्स ले लो या पॉजिटिव चार्ज ले लो, वो हमने यहां पे रख के छोड़ दिया। तो जैसे आप छोड़ोगे उनमें क्या होगा, रिपल्सन होगा, और रिपल्सन होगा तो वो कहां पे आएंगे, अल्टीमेटली वो सरफेस के ऊपर आएंगे। ठीक है, तो कंडक्टर में क्या होता है, कंडक्टर में याद रखिए जो चार्जेस होंगे वो आपके सरफेस पे इस तरह से आ जाएंगे, और वो चार्जेस, क्योंकि ये स्फेरिकल सरफेस है, ये स्फीयर बना हुआ है, तो वो जो चार्जेस होंगे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है अगर आप इसमें कोई भी यूनिट एरिया लोगे तो उसके ऊपर जो चार्ज होगा, वो चाहे यहां पे यूनिट एरिया ले लो और उसके ऊपर चार्ज निकाल लो, चाहे वो यूनिट एरिया इस तरफ ले लो और उसके ऊपर चार्ज निकाल लो, वो बराबर होगा। इसका मतलब चार्ज डेंसिटी हर जगह कांस्टेंट होगी यहां पे, अगर ये स्फेरिकल सरफेस है तो। ठीक है, तो चार्ज डेंसिटी अब यहां, और यहां पे सरफेस चार्ज डेंसिटी बन जाएगी दोस्तों। आपने इसके अंदर चार्ज छोड़े, वो चार्ज अंदर रहे ही नहीं, वो कहां पे आ गए, अल्टीमेटली फ्लो होके बाहर सरफेस पे आ गए। सरफेस को नहीं छोड़ेंगे वो चार्ज, कहीं आपको लगे कि सरफेस से भी फ्लो कर जाएंगे, छोड़ सकते हैं सरफेस को भी, बट मैं मान के चलूं कि फिलहाल सरफेस को नहीं छोड़ रहे हैं, वो सरफेस पे ही है। वो अपने आप को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि चार्ज डेंसिटी जो है कूलम पर मीटर स्क्वायर, वो आपकी हर जगह बराबर आएगी। ठीक है, इस तरह से वो अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे अगर ये मेरा सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है तो। अच्छा, अगर कोई स्फेरिकल शेल ले लूं, मान लीजिए मैं कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल, ठीक है, कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल, अगर मैं स्फेरिकल शेल ले लूं, शेल का मतलब अंदर से कुछ नहीं है, होलो है, और उसके ऊपर अगर मैं कोई चार्ज दे दूंगा तो भी क्या होगा बताओ, वो चार्ज कहां पे आएंगे, वो सरफेस पे आ जाएंगे दोस्तों। जो आउटर सरफेस होगा इस स्फेरिकल शेल का, ये होलो है इस बार, अंदर कुछ नहीं है इस बार। ठीक है, तो उस केस में भी जो चार्ज दोगे वो सरफेस पे आ जाएंगे और इस तरह से अपने आप को
डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि वो जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म रहे, जो सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर चार्ज डेंसिटी आएगी वो हर जगह सेम होगी, चाहे वो 1 मीटर स्क्वायर इधर वाला एरिया ले लो, चाहे इधर वाला ले लो, चाहे इधर वाला एरिया ले लो, आपके जो चार्ज आएगा वो बराबर आएगा हर जगह। ठीक है, तो कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल में भी ऐसा ही होगा, और कंडक्टिंग स्फेरिकल जो कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर अगर आप ले रहे हो तो उसमें भी ऐसा ही होगा। मतलब क्या हुआ, मतलब यहां पे यह है कि कंडक्टिंग स्फीयर पे अंदर एक्सटर्नल चार्ज को रोके रखना बड़ा मुश्किल काम है। अपने खुद के इलेक्ट्रॉन जिसके अंदर फ्री रहेंगे उनसे उनको मत देखिए, ठीक है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन अंदर रहेंगे। जो एक्सटर्नल चार्ज आप दे रहे हो उसको आप अंदर नहीं रख सकते, वो अपने आप सरफेस पे आ जाएगा। तो अगर तो मैं कोई सॉलिड स्फीयर की बात कर रहा हूं, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर या स्फेरिकल शेल कंडक्टिंग, तो आप समझ लो उसके अंदर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हो ही नहीं सकती, उसके वॉल्यूम के अंदर चार्ज रहेगा ही नहीं, वो अपने आप अंदर से बाहर की तरफ आ जाएगा। हां, अगर ये इंसुलेटर होता, अगर मैं इंसुलेटिंग सॉलिड स्फीयर लेता, इंसुलेटिंग सॉलिड स्फीयर, अब यहां पे दो पॉसिबिलिटी बनती है दोस्तों, मैं इसके अंदर भी चार्ज को स्प्रेड कर सकता हूं और मैं इसके सरफेस पे भी चार्ज को दे सकता हूं। अब यहां पे क्या होगा, जब अंदर चार्ज दोगे वो मूव करके बाहर नहीं आएंगे क्योंकि यहां पे फ्लो नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहां पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी भी पॉसिबल है। अगर आप इसके अंदर चार्ज दे रहे हो तो पर यूनिट वॉल्यूम कितना चार्ज है, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यहां पे पॉसिबल है। यहां पे नहीं आएगी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कभी भी। कंडक्टर में अगर अंदर भी चार्ज छोड़ोगे अपने आप बाहर निकल के आ जाएंगे, वहां पे सरफेस पे ही चार्ज एक्यूमुलेट होंगे। लेकिन इंसुलेटर में क्या होगा, अंदर अगर आपने चार्ज छोड़ दिए रीजन के अंदर, तो रीजन के अंदर बैठे रहेंगे वहां पे, उससे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बन जाएगी। यहां पे एक और पॉसिबिलिटी भी है कि आपके जो चार्जेस हैं वो सरफेस पे आप दे दो, सरफेस पे दे दोगे तो सरफेस चार्ज डेंसिटी आ जाएगी यहां पे। तो यहां पे दोनों ही पॉसिबिलिटी है भाई। ठीक है, आप किसी भी तरह से चार्ज को दे सकते हो। अगर कंडक्टर में अगर मेरा स्फीयर जो है वो सॉलिड है और इंसुलेटिंग है, हाँ अगर मेरा इंसुलेटिंग स्फीयर है बट वो स्फेरिकल शेल है, इंसुलेटिंग स्फेरिकल शेल, तो स्फेरिकल शेल अगर है और वो इंसुलेटिंग है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे चार्ज डेंसिटी तो सरफेस वाली बनेगी ना अभी भी, क्योंकि इसके अंदर तो होलो है भाई, होलो है तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का तो मतलब ही नहीं है। यहां पे केवल क्या बनेगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी बनेगी। ठीक है, लेकिन एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, ध्यान दीजिएगा। तो अगर चाहे वो कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल हो, चाहे वो इंसुलेटिंग स्फेरिकल शेल हो, अगर स्फेरिकल शेल है तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का तो सवाल ही नहीं होता। वहां पे क्या बनती है बताओ, केवल सरफेस चार्ज डेंसिटी बनती है। ठीक है, लेकिन एक और इंटरेस्टिंग है, यहां पे कंडक्टर में अगर हमारे पास कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल है, स्फेरिकल शेल स्फीयर है, और आपने इसके ऊपर चार्ज दिया, तो चार्ज अपने आप को इस तरह से रीडिस्ट्रीब्यूट करता है कि चार्ज डेंसिटी क्या हो जाए, यूनिफॉर्म आ जाए। इसमें अपने आप यूनिफॉर्म आ जाएगी दोस्तों चार्ज डेंसिटी। लेकिन यहां पे अगर इंसुलेटिंग स्फेरिकल शेल है, कहीं किसी जगह पे आपने चार्ज दिया है तो चार्ज मूव तो कर नहीं सकता, क्योंकि इंसुलेटर में चार्ज मूव नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब ऐसी पॉसिबिलिटी है कि चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्म ना रहे। तो इंसुलेटर में नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी भी हो सकती है। ठीक है, इंसुलेटर में नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी भी हो सकती है, कंडक्टर में यह पॉसिबिलिटी बन ही नहीं पाएगी नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी की। ठीक है, कोई भी चार्ज कहीं पे भी दोगे, यहां पे भी दोगे, अपने आप रीडिस्ट्रीब्यूट कर लेगा, वो फ्लो कर सकता है ना चार्ज, असल में यहां पे इजीली फ्लो कर सकता है, तो इजीली वो अपने आप को फ्लो करके और अपने आप को रीडिस्ट्रीब्यूट कर लेगा। इंसुलेटर में ऐसा नहीं होगा। इंसुलेटर में अगर कोई इंसुलेटिंग स्फेरिकल शेल है, कहीं पे चार्ज छोड़ दिया, वहीं पे रुका रहेगा वो, तो वहां पे जो चार्ज डेंसिटी वो नॉन यूनिफॉर्म भी पॉसिबल हो सकती है, मतलब वो वेरी कर सकती है, यहां पे ज्यादा चार्ज, यहां पे कम चार्ज, यहां पे कम चार्ज, तो ऐसी भी हो सकती है। कंडक्टर में ऐसी पॉसिबिलिटी बनेगी ही नहीं। तो कंडक्टर में आप समझिए, कंडक्टर में एक तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी नहीं आ सकती, दूसरा कंडक्टर में नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी नहीं आ सकती। कंडक्टर में चाहे वो सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर हो, चाहे आपका स्फेरिकल ये आपका ये शेल हो, ठीक है, कंडक्टिंग शेल हो, दोनों ही केस में सरफेस चार्ज डेंसिटी आएगी और वो भी यूनिफॉर्म। ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा। इंसुलेटर के अंदर क्या हो सकता है, सॉलिड अगर इंसुलेटिंग स्फीयर है तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी भी पॉसिबल है और सरफेस चार्ज डेंसिटी भी पॉसिबल है, दोनों ही आ सकती हैं, और यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म दोनों ही पॉसिबल है यहां पे, क्योंकि यहां पे मूव नहीं कर पा रहा ना चार्जेस को, जहां छोड़ोगे वहीं रुक जाएगा। ठीक है, तो
आप समझिए, और अगर इंसुलेटिंग स्फेरिकल शेल है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी आएगी, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म दोनों ही पॉसिबिलिटी है यहां पे, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब इसके बेसिस पे हम आगे थोड़ा सा प्रोसीड करेंगे। चलिए जरा देखिए, अब मैं जरा इसको रब कर रहा हूं और अब एक स्टेप और आगे चलते हैं। कंडक्टर के अंदर अगर मेरा कंडक्टर आइसोलेटेड है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज जीरो होगी, ठीक है। उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज जीरो होगी। आप ये लिख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो इनसाइड आइसोलेटेड कंडक्टर। आइसोलेटेड कंडक्टर क्या होता है वो आगे चल के समझोगे आप। सबसे पहले ये देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो क्यों होती है कंडक्टर के अंदर? उसके कई तरीके हैं जिनसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। कोई भी कंडक्टर है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आएगी दोस्तों। आप इवन गॉस लॉ से भी समझ सकते हो। सोचिए कोई यहां पे कंडक्टर है मेरे पास, ठीक है, कोई ऐसा सॉलिड कंडक्टर है, ठीक है, सॉलिड कंडक्टर है, सॉलिड कंडक्टर है। आपने क्या किया, आपने इसके ऊपर चार्ज कहीं पे छोड़ दिया, यहां पे चार्जेस छोड़ दिए। सोचिए कुछ पॉजिटिव चार्ज लाए और वो चार्जेस आपने यहां पे छोड़ दिए। जैसे आपने इन चार्जेस को छोड़ा, क्या होगा दोस्तों, ये चार्जेस फ्लो कर सकते हैं और फ्लो करके रिपेल होकर अल्टीमेटली कहां पे आएंगे बताओ जरा? अल्टीमेटली ये चार्जेस आपके सरफेस पे आ जाएंगे, ठीक है, और अपने आप को रीडिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। और इनका डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह का होगा, इनका डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह का होगा कि अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज क्या है? जीरो। अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज जीरो आएगी। इस तरह से अपने आप को रीडिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे ये, ठीक है। अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज जीरो आएगी, इस पॉइंट को समझिए। तो कंडक्टर के अंदर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज जीरो होती है अगर कंडक्टर मेरा आइसोलेटेड है। तो आइसोलेटेड का मतलब है किसी बाहर की एक्सटर्नल चीजों के साथ टच में नहीं है, ठीक है, कोई फिजिकल कनेक्टिविटी इसके साथ नहीं है। तो इस केस को आप क्या बोलोगे? आप कह सकते हो कि यहां पे अंदर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो रहेगी, ठीक है। इवन आप गॉस लॉ से भी देख सकते हो। आप बोलोगे सर यहां पे अगर मैं गॉस लॉ लगाऊं तो मैं कह सकता हूं कि चार्ज एनक्लोज, यहां पे कोई भी गॉसियन सरफेस ले लो आप, इस तरह का ले लो, तो उसके अंदर चार्ज एनक्लोज जो है वो आपका क्या होगा? कोई चार्ज एनक्लोज ही नहीं है, चार्ज एनक्लोज जीरो है। तो आप ये कह सकते हो कि जो इस क्लोज सरफेस से जो फ्लक्स बनेगा ई डॉट डी ए का, दैट विल बी इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब आप बोलिए डी ए तो जीरो हो नहीं सकता, दो पॉसिबिलिटी है, या तो ई डॉट डी ए जीरो हो जाए। भाई यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस गॉसियन सरफेस पे है, अगर वो नॉन जीरो भी है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो एरिया के परपेंडिकुलर होगी। अब आप सोचिए क्या ये ऐसी पॉसिबिलिटी बन सकती है कि इलेक्ट्रिक जीरो होने के लिए तो दो पॉसिबिलिटी है ना यहाँ पे, या तो ई जीरो हो जाए, एरिया तो खैर जीरो हो नहीं सकता ना भाई, ठीक है, पॉइंट को समझो। तो यहां पे दो पॉसिबिलिटी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज परपेंडिकुलर आ जाए डीए के, ठीक है। ये एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि जहां पे भी अगर आप यहां पे देखोगे तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होगी डीए के, यहां पे भी परपेंडिकुलर होगी डीए के, यहां पे परपेंडिकुलर होगी डीए के, यहां पे हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर आ जाए डीए के, सो दैट ई डॉट डीए मेरा क्या हो जाए? जीरो हो जाए। एक तो ये पॉसिबिलिटी है। अच्छा, अब जरूरी नहीं है हर जगह परपेंडिकुलर, हो सकता है यहां पे ई डॉट डीए पॉजिटिव हो तो यहां पे ई डॉट डीए फिर उतना ही ई डॉट डीए फिर मेरा क्या होना चाहिए? फिर नेगेटिव भी होना चाहिए। ये भी तो पॉसिबिलिटी है, ठीक है। जरूरी है कि हर जगह परपेंडिकुलर हो। मतलब कई सारी पॉसिबिलिटी यहाँ पे बन सकती हैं कि भाई यहाँ पे या तो इनका डॉट प्रोडक्ट मतलब यहाँ पे जो है ई और डी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हर पॉइंट पे, एक पॉसिबिलिटी ये है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इटसेल्फ ही जीरो हो जाए। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है? तीसरी पॉसिबिलिटी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपकी पूरे रीजन में एक जैसी है, पूरे रीजन में एक तरफ है, एक जैसी है। पूरे रीजन में अगर एक तरफ एक जैसी होगी तो नेट फ्लक्स इस क्लोज सरफेस से अगेन जीरो बनेगा, ठीक है। ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो आ सकती है ना भाई, क्योंकि आप जरा देखो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये हर जगह डीए के परपेंडिकुलर नहीं है, लेकिन जितना यहाँ पे ई डॉट डीए पॉजिटिव आएगा उतना ही ई डॉट डीए नेगेटिव भी होगा, सो दैट जब टोटल सम करोगे इसका, टोटल क्लोज्ड इंटीग्रल करोगे तो जीरो आ जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि हर पॉइंट पे ई और डीए मेरे परपेंडिकुलर ही हो सकता है कि ई और डीए परपेंडिकुलर नहीं है तो उनका डॉट प्रोडक्ट कुछ पॉजिटिव आएगा, लेकिन जितना पॉजिटिव आएगा कुछ दूसरे हिस्से में उतना ही फिर क्या हो जाएगा? नेगेटिव भी हो जाएगा, सो दैट वो कैंसिलेशन हो जाए उनका और क्लोज सरफेस इंटीग्रल मेरा क्या बन जाए? जीरो। ये भी एक तीसरी पॉसिबिलिटी है। तो अब इन तीनों पॉसिबिलिटी में अगर आप ध्यान से देखोगे ई ऑलवेज डीए के परपेंडिकुलर है, ये तो पॉसिबल नहीं है भाई। क्यों? आप बोलोगे सर क्यों पॉसिबल नहीं है कि ई ऑलवेज डीए के परपेंडिकुलर आ जाए? अगर सोचिए हमने एरिया जो है वो इस तरह का ले लिया, सोचिए अगर एरिया हमने इस तरह का ले लिया
तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज सरफेस के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। ऐसा कैसे है भाई, यहां पे तो एरिया जो है वो रेडियली आउटवर्ड है, ठीक है, एरिया की जो डायरेक्शन है वो रेडियली आउटवर्ड होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो परपेंडिकुलर कैसे बनेगी एरिया के, जब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ऐसे क्लोज लूप बनाए, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे टेंजेंशियल रहे हर पॉइंट पे, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड रहे तो ही पॉसिबल है, तभी ई डॉट डी पॉसिबल है कि हर पॉइंट पे जीरो आ जाए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती, तो ये पॉसिबिलिटी तो गलत हो गई, ये पॉसिबल नहीं है भाई। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि ई हर जगह पे सेम हो, अगर ई हर जगह सेम हुई तब भी ई डॉट डी जो है वो जीरो हो जाएगा। जरा देखिए, अगर मैं यहां पे ये गॉसियन सरफेस ले रहा हूं और मैंने बोला कि ई हर जगह सेम है ऐसे, तो जितनी लाइंस इस क्लोज सरफेस में से एंटर करेंगी उतनी ही लाइंस यहां से बाहर निकल जाएंगी, तो भी आपका ई डॉट डी जीरो आएगा, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि ये भी तो पॉसिबिलिटी है सर, तीसरी पॉसिबिलिटी, तो वो भी नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे बताओ, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह ऐसी है तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ये अलाउ नहीं करेगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड को। ये जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, ये जो चार्ज है जिसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये आई है, ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बोलेगा कि फिर तो इस तरफ ऑलवेज क्या होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज इस तरफ ऑलवेज नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, तभी ये इलेक्ट्रिक फील्ड पॉसिबल है। तो ऐसी तो हमारे चार्जेस है ही नहीं, तो इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी भी हमारी खत्म हो गई। तो केवल एक ही पॉसिबिलिटी बचती है और वो ये है कि अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जीरो होगी, तभी ये जीरो के बराबर आएगा। आप इसको इस तरह से समझ सकते हो। आगे चल के हम और भी तरीके देखेंगे जिनसे हम ये प्रूव कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर जो है वो जीरो होगी। तो यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दोस्तों, वो कोई भी किसी भी शेप का कंडक्टर हो, किसी भी शेप का कंडक्टर हो, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपकी जीरो हो जाएगी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी जीरो होगी। जो भी आपने चार्ज यहां पे छोड़ोगे वो अपने आप को इस तरह से रीडिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे अपने सरफेस के ऊपर कि अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज क्या आ जाए, जीरो, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इंसुलेटर में आप नहीं कह सकते हो ये चीज, ठीक है, क्योंकि इंसुलेटर में चार्जेस अपने आप रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं होते, ठीक है। इंसुलेटर में चार्जेस क्योंकि वो फ्लो ही नहीं कर सकते ना इंसुलेटर में, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, कंडक्टर में ये चीज हमेशा रहेगी। अब सुनिए, मान लीजिए मैंने कोई कंडक्टर लिया और उसके अंदर कोई चार्जेस मैंने छोड़ दिए, तो वो चार्जेस अपने आप सरफेस के ऊपर आ गए, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं इस कंडक्टर का कुछ हिस्सा निकाल रहा हूं। ये हिस्सा हमने खुदाई करके निकाल दिया। क्या निकालने के बाद भी इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहेगी? बिल्कुल जीरो रहेगी। निकालने के बाद भी इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहेगी। इस हिस्से का भाई, अगर इसको निकाल भी लोगे तो क्या फर्क पड़ेगा, इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, पहले भी न्यूट्रल था ये। इस हिस्से को अगर आपने निकाल भी लिया खुदाई करके तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही आएगी इसके अंदर। इसका मतलब अगर मैं कोई ऐसा कंडक्टिंग सरफेस ले लूं जो डिफॉर्म्ड शेप का है, क्लोज्ड सरफेस है, जिसकी शेप थोड़ी सी डिफॉर्मेशन हो रखी है, उसके अंदर डिफॉर्म्ड है, टेढ़ा मेढ़ा है, पूरा स्फेरिकल शेल नहीं है, और उसके ऊपर कंडक्टिंग है, ध्यान देना, कंडक्टिंग है, ये ध्यान देना, कंडक्टिंग ऐसे मेरे पास कोई सरफेस है, ठीक है, और ये सॉलिड नहीं है इस बार, इसके अंदर के हिस्से को हमने निकाल लिया है और मैं इसके ऊपर चार्जेस दे रहा हूं, तो चार्जेस अपने आप को इस तरह से रीडिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, इस तरह से रीडिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे कि इसके अंदर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो ऑलवेज क्या आएगी दोस्तों, ऑलवेज जीरो आएगी, ठीक है। अपने आप को इस तरह से रीडिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे चार्जेस इस सरफेस के ऊपर कि अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आएगी, चाहे आप टेढ़ा मेढ़ा कंडक्टिंग सरफेस क्यों नहीं ले लेते हो। आप बोलोगे सर ये कैसे आया, भाई एक बार के लिए आप इसको सॉलिड मान लो, सॉलिड मान लो और सॉलिड के ऊपर चार्जेस दो, तो सारे चार्जेस बाहर आ गए और अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जीरो। अब एक काम करते हैं, उस सॉलिड कंडक्टर में से, जो सॉलिड शेप का ये कंडक्टर था हमारे पास, उसमें से अंदर से हमने कंडक्टर को निकालना शुरू कर लिया। तो अगर अंदर से अगर आप इसको होलो बनाओगे, सोचिए मैंने इतना निकाल लिया, तो अगर इसको आप होलो बनाओगे तो भी क्या अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ना, तब भी अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी, जीरो। अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड स्टिल यहां पे जीरो है, ठीक है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगी यहां पे, भाई कोई चार्ज ही नहीं है, सारा चार्ज बाहर आ रखा है, रिपेल होके बाहर आ रखा है, अंदर आएगा ही नहीं वो चार्ज, समझ रहे हो। और उसने अपने आप को रीडिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है कि अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड पहले भी जीरो थी, अगर आपने निकाल भी लिया तो उसको कुछ पता ही नहीं चला चार्जेस को, पहले भी जीरो थी, बाद में भी जीरो पड़ी रहेगी, कुछ चेंज ही नहीं आया इसके अंदर, ठीक है। तो
अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। अब आप इतना क्यों निकाल रहे हो, आप पूरा ही निकाल लो ना, केवल एक सरफेस को छोड़ दो बस, तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी बताओ जरा, जीरो रहेगी। इसका मतलब ये हुआ कि कंडक्टिंग अगर सरफेस क्लोज्ड सरफेस है, चाहे वो टेढ़ा मेढ़ा हो कैसा भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, अगर उसके ऊपर चार्ज दे रहे हो तो अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज जीरो आएगी। इंसुलेटर में ऐसा नहीं होगा। आपने सॉलिड एंगल वाले कंसेप्ट में भी सीखा था, हमने देखा था कि हमारे पास एक स्फीयर था, उसको चाहे कंडक्टिंग स्फीयर लो चाहे इंसुलेटिंग ले लो, और अगर मैं चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्म दे रहा तो अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आएगी, अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आएगी। लेकिन अगर मैं चार्ज डेंसिटी को नॉन यूनिफॉर्म कर दूं, कोस ऑफ थीटा, थीटा मान लीजिए मैं यहां से मेजर कर रहा हूं, सम के नोट कोस ऑफ थीटा, थीटा मेरा इस एक्सिस के साथ मेजर किया है मैंने, ठीक है, तो अलग अलग थीटा पे अलग अलग चार्ज डेंसिटी है मेरी, ठीक है, अलग अलग थीटा पे अलग अलग चार्ज डेंसिटी है मेरी। तो उस केस में क्या होगा दोस्तों, उस केस में अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो आएगी। तो आप बोलोगे सर लेकिन नॉन जीरो आ तो गई, भैया चार्ज डेंसिटी नॉन यूनिफॉर्म है, क्या कंडक्टर में कभी भी आप नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी ला सकते हो ना, कंडक्टर में कभी भी, इसका मतलब ये जो स्फीयर है ये इंसुलेटिंग स्फेरिकल शेल है, इंसुलेटिंग स्फेरिकल सेल पे नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी हो सकती है, और अगर नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी अगर इंसुलेटिंग स्फेरिकल शेल के ऊपर है तो उसमें रीडिस्ट्रीब्यूशन तो चार्ज का हो नहीं सकता, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो आ सकती है। कंडक्टर में अगर ये होता, अगर ये शेल कंडक्टर होती तो उसके ऊपर ये कभी अटेन कर ही नहीं सकते थे आप, नॉन यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी कंडक्टर में आ ही नहीं सकती। जो चार्ज इसके ऊपर दोगे वो चार्ज अपने आप को इस तरह से रीडिस्ट्रीब्यूट करेगा कि अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाए, जीरो। पॉइंट को समझिए। तो इंसुलेटर में ये नॉन यूनिफॉर्म पॉसिबल है, और इंसुलेटर में अगर नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी पॉसिबल है तो इंसुलेटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो भी पॉसिबल है, अगर इंसुलेटिंग स्फेरिकल शेल है और इसके ऊपर नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी अगर आ रखी है। तो कंडक्टिंग अगर शेल हुई तो पहली बात तो नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी नहीं आएगी, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी हो ही नहीं सकती। अगर आप ट्राई भी करोगे तो अपने आप चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट कर लेगा अपने आप को, और अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो ही रखेगा। इवन जरूरी नहीं है कंडक्टर में, कंडक्टर में तो कैसी भी शेप हो, टेढ़ी मेढ़ी कैसी भी हो, अगर आप उसके ऊपर चार्ज दोगे वो चार्ज अपने आप को रीडिस्ट्रीब्यूट कर लेगा कुछ इस तरह से कि अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाए, जीरो आ जाए। इंसुलेटर में नहीं होगा ये सब चीजें, ठीक है। अगर इंसुलेटिंग ऐसे कुछ हमने रीजन ले लिया तो इंसुलेटर के ऊपर एक तो नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी दे सकते हो आप, अपनी मर्जी की चार्ज डेंसिटी जगह जगह पे अलग अलग जगह पे अलग अलग कर सकते हो, तो उसमें रीडिस्ट्रीब्यूट तो चार्ज करेगा नहीं अपने आप को, तो वहां पे पॉसिबिलिटी है कि अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो आ जाए। आप बोलोगे लेकिन गॉस लॉ से तो जीरो ही आएगा सर, इसमें जरा गॉस लॉ भी लगा के देखते हैं, ठीक है। तो चलिए, मुझे उम्मीद है आपको कंडक्टर और इंसुलेटर की ये कहानी समझ आई। इसको कैटेगरी वाइज नोट कर ले भाई, क्योंकि ये बड़ा कंफ्यूजिंग है, बहुत सारे बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं इसमें, ठीक है। तो कंडक्टर में और इंसुलेटर में ये चीज को ध्यान देना है। अब जरा देखिए, अब गॉस लॉ को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। गॉस लॉ हमें आइडियली अगर हम देखें तो गॉस लॉ कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में नहीं बताता। इलेक्ट्रिक फील्ड तो उसका बाई प्रोडक्ट है। गॉसियन सरफेस की हेल्प से आप ऐसा कर पाते हो कि गॉसियन सरफेस आपने ऐसा लिया और उससे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल पाए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तभी निकाल पाओगे जब आपने गॉसियन सरफेस कुछ इस तरह का लिया जिस सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन उसकी क्या है, उस सरफेस पे जो डायरेक्शन है एरिया की, उस एरिया डायरेक्शन की या तो इलेक्ट्रिक फील्ड की सेम डायरेक्शन है या परपेंडिकुलर है उससे। तो अगर ऐसा कोई गॉसियन सरफेस अगर आप लेते हो तो फिर आप कह सकते हो कि भाई तब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कर पाऊंगा यूजिंग गॉस लॉ, अदरवाइज निकाल नहीं पाओगे। गॉस लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकाल पाओगे। इट डजंट मीन कि गॉस लॉ एप्लीकेबल नहीं है, गॉस लॉ इज एप्लीकेबल एवरीवेयर, इट जस्ट कि आप उसको निकाल नहीं पा रहे हो, आपकी मैथमेटिकल लिमिटेशंस हैं, ठीक है। जरा देखिए मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, उसको समझिए। कुछ लोग ये बोलेंगे कि सर जरा देखिए, मेरे पास एक कंडक्टिंग शेल है या इंसुलेटिंग शेल मान लो, ठीक है, चाहे इसको कंडक्टिंग शेल मानो चाहे इंसुलेटिंग शेल मानो, ठीक है। मेरे पास ये शेल है और मैंने इसके ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखी है और यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी है। ये मेरे पास यूनिफॉर्म है, चाहे इसको कंडक्टिंग लो चाहे वो इंसुलेटिंग लो। सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर मैंने इसके ऊपर चार्ज दे रखा है, और ये क्या है, ये यूनिफॉर्म है हर जगह पे। इसको आप कंडक्टिंग भी ले सकते हो या फिर इंसुलेटिंग भी ले सकते हो,
उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसको आप कंडक्टिंग भी ले सकते हो, इंसुलेटिंग भी ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि यूनिफॉर्म है ना, और शेल है, ठीक है, स्फेरिकल शेल, स्फीयर है भाई, ध्यान दीजिएगा। रेडियस इसकी ए है, मुझे चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर और बाहर, मतलब आर की वैल्यू लेस देन ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है और आर की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू ए पे चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड। ये देखना है मुझे कैसे निकाले भाई इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उसके लिए काम करते हैं, गॉस लॉ लगाते हैं। क्योंकि यहां पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है तो मैं गॉस लॉ लगा सकता हूं उसके लिए, और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए गॉस लॉ का सहारा ले रहा हूं मैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए अगर आप गॉस लॉ का सहारा ले रहे हो तो गॉसियन सरफेस बड़ा इंपॉर्टेंट है। गॉसियन सरफेस ऐसा होना चाहिए जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के यूनिफॉर्म हो। तो यहां पे क्योंकि खुद चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इटसेल्फ यूनिफॉर्म है, तो गॉसियन सरफेस को उसके चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के यूनिफॉर्म लेने में मेरे को कोई हर्ज नहीं होगा। यहां पे कैसे, मैं बोलूंगा कि चलो पहले अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, तो उसके लिए एक काम करते हैं, गॉसियन सरफेस में ये ले लेता हूं, आर रेडियस का एक स्फीयर ही ले लेता हूं। और आप देख सकते हो ये जो स्फीयर है जिसकी रेडियस हमने आर ली है, ये इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के सिमेट्रिक है, मतलब इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से हर जगह बराबर दूरी पे है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ज्योमेट्री से मत देखो, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से देखो, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से हर जगह बराबर दूरी पे है और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इटसेल्फ यूनिफॉर्म है। तो अगर मैं यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा इस गॉसियन सरफेस पे, तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, क्योंकि बराबर दूरी पे है, हर तरफ बराबर दूरी पे, सिमेट्रिक है। तो आप ये कह सकते हो कि हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बराबर होगा। तो और डायरेक्शन भी इलेक्ट्रिक फील्ड की एरिया की डायरेक्शन के या तो सेम आएगी या परपेंडिकुलर आएगी। बिकॉज अगर मैं मान लूं कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड 1 मिनट के लिए इधर की तरफ है, मान लेते हैं एक बार के लिए कि अंदर की तरफ है, तो एरिया आपका बाहर की तरफ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ होगी, मतलब एक अलाइन करके ना एक ही डायरेक्शन में। तो कुल मिला के आप यहां पे ये कह सकते हो कि ई डॉट डी ए में से ई को बाहर ले सकते हो और क्लोज्ड इंटीग्रल डी ए लिख के इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट यहां पे लिख सकते हो। ई की वैल्यू मेरी इस सरफेस पे कांस्टेंट है, ठीक है, और डायरेक्शन एरिया के साथ ही अलाइन कर रही है, या तो एरिया की डायरेक्शन में या उसके ऑपोजिट है, या 90 है। हालांकि यहाँ पे 90 तो नहीं बोलेंगे, ज्यादा बोलोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बोल सकते हो कि अंदर की तरफ आएगी। 1 मिनट के लिए मान लेते हैं, अगर आपको दिमाग में ये चल रहा है कि ये तो सर अभी देंगे, तो अंदर की तरफ हर जगह अंदर की तरफ आएगी, एरिया इस गॉसियन सरफेस का बाहर की तरफ आएगा, तो ई और डी ए का जो डॉट प्रोडक्ट आएगा वो नेगेटिव आएगा। चलो माइनस ले भी लो आप बाहर, तब भी आप इसको इस तरह से लिखोगे, और क्यू एनक्लोज्ड की वैल्यू क्या आएगी, 0। इसके अंदर कोई चार्ज एनक्लोज नहीं है, तो वो तो 0 रहेगा। तो 0 रहेगा तो अब यहां से एरिया को अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो वो तो एरिया 0 हो नहीं सकता भाई, एरिया तो टोटल एरिया निकल के आएगा अंदर वाले का। तो यहां से सीधा सीधा एक ही पॉसिबिलिटी है कि ई क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो इसका मतलब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या आएगी, 0 आएगी। चाहे ये कंडक्टिंग सेल हो चाहे इंसुलेटिंग सेल हो, अगर चार्ज डेंसिटी मेरी यूनिफॉर्म है तो अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, 0। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को प्लॉट करूं आर, तो यहां पे आर की वैल्यू 0, यहां पे ए है, तो यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी 0 है दोस्तों, ठीक है। अब बाहर की तरफ देखते हैं, तो बाहर अगेन मैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के क्या कर सकता हूं, यहां पे गॉसियन सरफेस लेता हूं जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से यूनिफॉर्म है भाई, देख लो हर तरफ बराबर है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के, ठीक है, जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसके हर तरफ बराबर डिस्टेंस पे है। तो आप ये कह सकते हो कि क्योंकि चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और इसकी डिस्टेंस हर जगह बराबर ही है, यहां पे भी उतनी है, यहां पे भी उतनी है, यहां पे भी उतनी है, ठीक है, हर जगह बराबर है, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगेन कांस्टेंट आएगी, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड आएगी और एरिया की डायरेक्शन भी इधर ही आएगी। तो ई डॉट डी ए को ई डी ए लिख दूं, डॉट प्रोडक्ट को हटा दो क्योंकि दोनों ही रेडियल डायरेक्शन में है, तो सीधा सीधा क्या बन जाएगा, ई बाहर आ गया, क्लोज्ड इंटीग्रल डी ए इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड। अब क्यू एनक्लोज्ड कितना है इसके अंदर, क्यू एनक्लोज्ड है आपका सिग्मा इंटू 4 पाई ए स्क्वायर, सिग्मा इंटू सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर है ना। तो टोटल चार्ज एनक्लोज देख लो ना, इस बाहर वाले गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज एनक्लोज्ड है, ये चार्ज एनक्लोज्ड है, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। ये डीए का क्लोज्ड एरिया इंटीग्रल करना है, तो इसका मतलब टोटल एरिया निकालना है गॉसियन सरफेस का। तो गॉसियन सरफेस के अपने आर रेडियस पे ले रखा है, इस बार आर की वैल्यू ए से बड़ी है भाई, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू 4 पाई ए स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई से 4 पाई कट गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो मैग्नीट्यूड आएगा वो आपका कुछ इस तरह का आ जाएगा दोस्तों, ठीक है, आपका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो कुछ इस तरह का आएगा। और आर इक्वल टू ए पे अगर आप देखोगे तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, आर इक्वल टू ए पे सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, आर इक्वल टू ए वाला, ये आगे चल के देखना मैं आपको समझाऊंगा। और फिर आपका 1 अपॉन आर स्क्वायर के
प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड आप देख सकते हो मैग्नीट्यूड धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा और अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, जीरो आएगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि भाई ये कंडक्टिंग है कि इंसुलेटिंग है। अगर चार्ज डेंसिटी मेरी सेल है पहली बात तो ये, और चार्ज डेंसिटी मेरी हर जगह यूनिफॉर्म है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से बदलेगी। बट जरा सोचिए, अगर मैं ये बोलता कि भाई मेरे पास ये इंसुलेटिंग सेल है, अगर ये इंसुलेटर होता, इंसुलेटिंग सेल होती और इसके ऊपर चार्ज डेंसिटी नॉन यूनिफॉर्म होती। चार्ज डेंसिटी क्या है मेरी, नॉन यूनिफॉर्म है। किस तरह की नॉन यूनिफॉर्म है वो जरा देखिए। अगर मैं बोलूं कि भाई ये मेरी ऐसे एक्सिस है, ठीक है, ये मेरी एक्स एक्सिस है, ये मेरी वाई एक्सिस है और ये मेरी जेड एक्सिस है, और यहां पे ये मेरी आर इसकी रेडियस है भाई, ठीक है। कोई भी ग्रेड सर्कल ले लेते हैं, चलो ये वाला ग्रेड सर्कल है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम आपने पढ़े होंगे भाई। ये मान लीजिए मेरा कोई ग्रेड सर्कल है, ऐसे कोई लाइन लगा ली मैंने स्फीयर के ऊपर, उससे ये डिस्टेंस मेरी आर होगी, रेडियस आर होगी या ए होगी इसकी रेडियस, ठीक है, और ये मेरा एंगल हो गया थीटा, ठीक है। अब ये जो ग्रेड सर्कल है, ये ग्रेड सर्कल आपका एक्स एक्सिस से, जो ग्रेड सर्कल होता है बड़े से बड़ा सर्कल किसी भी स्फीयर के ऊपर, वो एक्स एक्सिस से उसकी जो प्लेन है वो फाई एंगल पे है, इसकी जो प्लेन है वो एक्स एक्सिस से फाई एंगल पे है। तो आपको जो चार्ज डेंसिटी जो दे रखी है इस सरफेस के ऊपर, वो आपको दे रखी है, वो दे रखी है मान लीजिए 2 cos ऑफ थीटा कूलम पर मीटर स्क्वायर। इसका मतलब थीटा के साथ वो चार्ज डेंसिटी बदल रही है, फाई के साथ नहीं बदल रही, थीटा के साथ बदल रही है। इसका मतलब नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी आ गई, और ये इंसुलेटर पे ही पॉसिबल है, क्योंकि कंडक्टर पे चार्ज अपने आप को फ्लो करके रीएडजस्ट करेंगे। इंसुलेटर के ऊपर पॉसिबल है ये अलग अलग जगह पे अलग अलग चार्ज दे रखा है। तो क्या अब यहां पे फिर से अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो बोलोगे क्या? आप बोलोगे सर दिक्कत क्या है, जैसे आपने गोसलो यहां लगाया था वैसे लगा देते हैं। चलो लगाते हैं। जरा देखिए, ये मेरे पास स्फीयर है भाई, ठीक है, ये मेरे पास जेड एक्सिस थी, ये मेरी वाई एक्सिस होगी, और इधर ले लेता हूं मैं एक्स एक्सिस को। आई होप ये कोई दिक्कत नहीं लगे, आपकी तरफ ही है, ठीक है। अब जरा सुनिए मेरी बात, थीटा यहां से यहां तक देखना अपने को, थीटा की वैल्यू 0 से पाई होती है बस स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो 0 से लेके π/2 तक, 0 से लेके xy प्लेन तक क्या रहेगा बताओ जरा, चार्ज पॉजिटिव रहेगा, उसके बाद चार्ज नेगेटिव आ जाएगा। इसका मतलब एक तरह से आप ये कह सकते हो जो हेमिस्फीयर होगा ऊपर वाले हिस्से पे वो पॉजिटिव चार्ज होगा और नीचे वाले पे नेगेटिव चार्ज होगा, उतना ही। ऊपर वाला जो हेमिस्फीयर होगा, अगर मैं इसको हेमिस्फीयर में कन्वर्ट करूं, ठीक है, आई डोंट नो ये आपको कितना समझ आ रहा है, ठीक है। अगर आपने स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़े हैं तो आपको इजीली समझ जाओगे, क्योंकि ऊपर वाला जो हेमिस्फीयर है इसमें थीटा की वैल्यू 0 से π/2 वेरी करती है, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा और यहां पे ज्यादा पॉजिटिव होगा, ठीक है। और जितना आप नीचे जाते जाओगे उतना पॉजिटिव चार्ज कम होता चला जाएगा, क्योंकि थीटा की वैल्यू 90 जब हो जाएगी ना तो पॉजिटिव चार्ज उतना कम हो जाएगा। और नीचे वाला जो हेमिस्फीयर है दोस्तों, उसके ऊपर क्या होगा, उसके ऊपर मेरा नेगेटिव चार्ज होगा और यहां पे ज्यादा नेगेटिव होगा, क्योंकि थीटा की वैल्यू 180 रखोगे तो हाईली नेगेटिव नजर आएगा आपको, और जितना ऊपर की तरफ उठोगे उतना आपका नेगेटिव चार्ज की जो डेंसिटी है वो कम होती चली जाएगी, ठीक है। अब चार्ज इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, पॉइंट को समझिए। अगर मेरा चार्ज इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है तो अब अंदर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, अगर मैं इसको बंद कर दूं तो अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड अब नॉन जीरो आएगी। आप बोलोगे सर क्यों नॉन जीरो आएगी? अगर मैं इसको पूरा स्फीयर ले लूं तो जरा देखते हैं, गॉसियन सरफेस लेते हैं, तो गॉसियन सरफेस ले लो। आप बोलोगे सर गॉसियन सरफेस जो है वो तो ये बन जाएगा, देखो ये आपका गॉसियन सरफेस हो जाएगा यहां पे। चलो ले लो भाई गॉसियन सरफेस ये। अब आप यहां पे गॉसियन सरफेस ले लो। पहली बात तो ये जो गॉसियन सरफेस है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह कांस्टेंट नहीं है, और अगर चलो कांस्टेंट है भी मान लीजिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो आपकी हर जगह परपेंडिकुलर नहीं है। आप बोलोगे सर क्यों नहीं है यहां पे? चलो ये तो आपने गॉसियन सरफेस ले लिया, और आप बोलोगे सर गॉसियन सरफेस है, इसके अंदर क्यू एनक्लोज तो जीरो है। चलो तो क्यू एनक्लोज जीरो है तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे E.dA इज इक्वल टू 0, ये लिखोगे भाई। क्या आप यहां से ये कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी जीरो आएगी? ना, ये नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते हो भाई? यहां पे क्योंकि यहां पे इस सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड, पहली बात तो आपको ये नहीं पता कि हर पॉइंट पे कांस्टेंट है कि नहीं है, क्योंकि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग जगह पे अलग अलग है, तो आप ये नहीं कह सकते कि इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी जीरो आएगी। कंडक्टर तो है नहीं है, ठीक है, पॉइंट को समझिए। इंसुलेटर है, अलग अलग जगह पे अलग अलग चार्ज डेंसिटी है, तो कुल मिला के आप ये कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जरूरी नहीं है कि इस हर पॉइंट पे कांस्टेंट हो। चलो मैं मान भी लूं कि हर पॉइंट पे कांस्टेंट हो, तो आप ये नहीं कह सकते कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया की जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के 90 है या सेम है,
ये भी नहीं, ऐसी भी तो पॉसिबिलिटी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह पे कैसे आ जाए, कांस्टेंट आ जाए और इस तरफ आ जाए, हर जगह कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाए और नीचे की तरफ आ जाए इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी तो पॉसिबिलिटी है। अगर ये आ गया तब भी तो E डॉट डी जीरो बनेगा, क्योंकि जितना फ्लक्स यहां पे एंटर करेगा उतना यहां पे भी एंटर करेगा, तब भी तो ये पॉसिबिलिटी है। तो जरूरी तो नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से जीरो ही आएगी। पॉइंट को समझिए, गॉस लॉ एप्लीकेबल है यहां पे। गॉस लॉ तो ये कहता है ना कि फ्लक्स मेरा जीरो आएगा, वो तो यहां पर फ्लक्स, टोटल फ्लक्स इस गॉसियन सरफेस से जीरो है, वो सही है, क्योंकि इसके अंदर चार्ज एनक्लोज है नहीं, तो फ्लक्स तो जीरो ही आएगा इसमें से। बट यहां से आप E नहीं निकाल पाओगे आप क्योंकि यहां पे कई पॉसिबिलिटी बनती हैं। हो सकता है E मेरा नॉन जीरो हो, हर जगह कांस्टेंट हो और नीचे की तरफ हो। तो आप देख सकते हो हर जगह कांस्टेंट हुआ तो इस गॉसियन सरफेस में जितनी लाइंस एंटर करेंगी उतनी यहां से लीव कर जाएंगी, तो नेट फ्लक्स आपका जीरो आएगा, लेकिन E नॉन जीरो है। तो यहां पे ये दिक्कत है, और आपने देखा भी था ये चीज, ये हमने सॉलिड एंगल वाले कंसेप्ट में सिखाया था कि जब नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी होगी तो जरूरी नहीं है कि अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आए, वो नॉन जीरो भी पॉसिबल है भाई इंसुलेटर के केस में। कंडक्टर में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कंडक्टर में नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी ला ही नहीं सकते हो आप, ठीक है। पॉइंट को समझिए, कंडक्टर में अपने आप चार्ज फ्लो हो सकते हैं, चार्जेस फ्लो होकर रीडिस्ट्रीब्यूट करके अपने आप को इस तरह से रीडिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे कि अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज क्या आएगी, जीरो आएगी, ठीक है। तो इस पॉइंट को समझिए, आई होप आपको ये क्लियर हुआ। और हमने देखा कि स्फेरिकल शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इररिस्पेक्टिव ऑफ अगर चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्म है। तो चार्ज डेंसिटी अगर यूनिफॉर्म है तो चाहे कंडक्टिंग हो चाहे इंसुलेटिंग, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है तो वो तो केवल इंसुलेटर में ही पॉसिबल है, इंसुलेटिंग स्फेरिकल शेल पे ही पॉसिबल है नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी, ठीक है। और उस केस को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, सॉलिड एंगल से ही आप निकाल पाओगे, ऐसे निकाल नहीं पाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को, गॉस लॉ से नहीं निकाल पाओगे भाई आप इलेक्ट्रिक फील्ड को, ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि पता नहीं ना, ये कांस्टेंट नहीं ना है हर जगह पे, अगर कांस्टेंट है भी तो डॉट प्रोडक्ट का नहीं पता आपको, ये E को निकालोगे कैसे, सबसे बड़ी दिक्कत है ये, ठीक है। तो आप समझिए इस पॉइंट को। अब चलिए, अब हम एक्सपेरिमेंट के ऊपर आते हैं। इस एक्सपेरिमेंट को अगर आपने ध्यान से देखा हो तो हमने क्या किया था, हमने एक ऐसी स्फेरिकल शेल ली थी, ठीक है। अब उस स्फेरिकल शेल के ऊपर चार्ज आ गया था और ये कंडक्टिंग शेल थी। मैंने आपको बताया कंडक्टर में कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो प्योर स्फीयर बन रहा है या टेढ़ा मेढ़ा स्फीयर है, मतलब डिफॉर्म्ड स्फीयर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसा कुछ ये क्लोज्ड सरफेस बन गया था और इसके सरफेस के ऊपर चार्ज आ गया था, इसके सरफेस के ऊपर चार्ज आ गया था। तो सरफेस के ऊपर चार्ज आ गया है और कंडक्टिंग सरफेस है मेरा, कंडक्टिंग सरफेस है और सरफेस के ऊपर चार्ज आ गया, तो अपने आप को रीडिस्ट्रीब्यूट कर लेगा चार्ज, और कुछ इस तरह से रीडिस्ट्रीब्यूट करेगा कि अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज क्या आएगी, जीरो। इसीलिए आपने देखा कि नायलॉन थ्रेड जो थी वो आपकी नहीं, उनके ऊपर कुछ असर नहीं पड़ रहा था। पॉइंट को समझिए भाई, ठीक है, उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा था, ठीक है। तो आप इसको गॉस लॉ से भी कह सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो इस चीज को, ठीक है। इसीलिए आपको ये एक्सपेरिमेंट मैंने दिखाया था आज के एपिसोड में। आई होप आपको ये समझ आया कि ऐसा क्यों हो रहा था, ठीक है। जबकि बाहर वाली जो नायलॉन थ्रेड थी वो रिपेल हो रही थी, ठीक है। इसका मतलब वहां पे चार्जेस तो है, वो तो प्रूव कर रही थी कि भाई इसके ऊपर भी चार्ज है, जो बाहर वाली नायलॉन थ्रेड थी, लेकिन अंदर वाली पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। इसका मतलब अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, अंदर कोई चार्ज गया ही नहीं है उसके ऊपर, सारा चार्ज इसके सरफेस पे रीडिस्ट्रीब्यूट हो गया है, ठीक है। अब कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि सर ये तो स्फीयर है ही नहीं, ये तो जालियां हैं, ठीक है। तो दो जालियां आपने लगा रखी हैं, ये कहाँ स्फीयर है। तो भैया जो इस तरह की जालियां होती हैं, जो ऐसे क्लोज्ड जाली बन जाती है, वो एक स्फेरिकल शेल की तरह ही एक्ट करती है। इसके पीछे एक अलग थ्योरी है, ठीक है। तो वो मैं फिलहाल नहीं एक्सप्लेन करूंगा, बट आई होप आपको ये समझ आया एक्सपेरिमेंट, और आज की क्लास से कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको बनी है। अगली क्लास में जब आपसे मुलाकात होगी तो अगेन हम सॉलिड स्फीयर की बात करेंगे, ठीक है। उसको भी जरा हम देखेंगे, उसके अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है, बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है। और सॉलिड स्फीयर में अगेन मैं बता दूं, अगर वो कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है तो कहानी अलग होगी, क्योंकि कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के अंदर तो चार्ज आ ही नहीं सकता, उस रिपेल होकर बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो अगली क्लास में हम इंसुलेटिंग सॉलिड स्फीयर को देखेंगे और कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर को भी डिस्कस करेंगे थोड़ा सा, ठीक है। आज के लिए इतना ही करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में फिर से आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। थैंक यू।